हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का साइंस और इसका अध्याय 9 है जंतुओं में जनन। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम लोग क्वेश्चन आंसर को थोड़े अच्छा से उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन हर बार की तरह मैं यही बोलूंगा कि तुम लोग कॉपी और कलम साथ में लेके बैठना, ताकि इससे होगा ये कि तुम आज का काम आज ही नोट कर लोगे और बाद में आराम से उसको रिवीजन कर सकते हो बिना किसी टाइम बर्बाद के, बिना किसी डिस्टरबेंस के। कॉपी में लिखा हुआ रहेगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, जनन किसे कहते हैं? जब कोई जीव अपने जैसे जीव को जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। देखो, जब कोई जीव अपने ही जैसे दूसरे जीवों को जन्म देता है तो उसे हम बोलते हैं जनन। जैसे मनुष्य अपने ही जैसे मनुष्य को जन्म देता है, ठीक है। कुत्ता अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है, गाय अपने ही जैसे जीव को जन्म देता है, ठीक है। तो यही जनन कहलाता है, जब एक जीव अपने ही जैसे दूसरे जीव को जन्म देता है। आगे बात समझ में? इसमें है जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। देखो ये जो जनन है ना, ये बोलता है कि जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जनन जो है ना आवश्यक है। अगर कोई भी जीव जंतु अपने जैसे दूसरे जीवों को जन्म नहीं दे तो क्या होगा? जैसे मनुष्य को लेके चलते हैं। अगर मनुष्य जनन, ये प्रजनन का जो कार्य है ना, ये रोक दे, ठीक है, जन्म देने वाला जो मामला है इसको रोक दे, तो क्या होगा? धीरे धीरे जो मनुष्य जन्म ले चुका है वो बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, फिर समय आने के बाद मृत्यु होगा और इस तरह से खत्म होते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि मनुष्य का नामो निशान नहीं रहेगा। तो मनुष्य पृथ्वी पर बने रहे, ठीक है, तो इसीलिए जनन आवश्यक है। इसी तरह हर एक प्राणी में ये लागू होता है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, घोड़ा हो, गाय हो, बकरी हो, कुछ भी हो, सब में ये चीजें लागू होता है। ठीक है, चलो अब प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। युग्मक यानी गैमेट क्या है? युग्मक वह जनन कोशिका है जो प्रजनन के दौरान मेल या स्त्री युग्मक यानी शुक्राणु और डिंब के रूप में जुड़कर नए जीव का निर्माण करती है। देखो ये जो युग्मक या गैमेट होता है ना, वो क्या है? तो पुरुष में क्या शुक्राणु पाया जाता है और महिला में, फीमेल में अंडाणु। तो इन दोनों को ही हम युग्मक या गैमेट बोलते हैं, जो आपस में जुड़कर जीव का निर्माण करती है। ठीक है, आपस में जुड़कर क्या होता है? जीव का निर्माण करती है। प्रश्न 3 है, प्रजनन या रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो उत्तर वह प्रक्रिया जिसके दौरान जीव अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करते हैं प्रजनन कहलाता है। देखो, जनन और प्रजनन ये दोनों एक ही चीज है। ये दोनों शब्द जो है ना एक दूसरे का पर्याय है। ठीक है, जैसे एक ही व्यक्ति का 2 नाम होता है ना, उसी तरह एक ही चीज है, 2 अलग अलग नाम है, जनन प्रजनन। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। तो जो जनन है वही प्रजनन है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देता है तो उसे ही प्रजनन या रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आगे बात समझ में? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती है? उत्तर है, जंतुओं में जनन की निम्नलिखित 2 विधियां हैं। पहला लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, मनुष्य जो है या कोई भी जीव जंतु अपने ही जैसे जीव जंतु को जो जन्म देता है उसका 2 तरीका है, 2 विधि है। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं और दूसरे को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
चलो प्रश्न 5 में है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। उत्तर है ऐसा जनन जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। देखो ऐसा जनन, ऐसा रिप्रोडक्शन, ऐसा प्रजनन जिसमें नर और मादा दोनों का क्या युग्मक का मेल होता है, युग्मकों का संलयन होता है, मतलब युग्मकों का मिलन होता है। जिस जनन में पुरुष का स्पर्म और फीमेल का अंडाणु एग ये आपस में मिलता है ना, तो इसी जनन को क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। प्रश्न 6 की तरफ चलते हैं। निषेचन किसे कहते हैं। तो उत्तर है नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। यानी नर में और मादा में जो भी चीज, नर में क्या पाया जाता है, स्पर्म यानी शुक्राणु, और मादा में एग, तो ये दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। तो जब नर और मादा का ये दोनों युग्मक जो है ना मिलन होता है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, निषेचन। यानी नर और मादा के स्पर्म और एग के मिलन को ही क्या बोलते हैं, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। आ गई बात समझ में। चलो अब हम लोग प्रश्न 7 की तरफ बढ़ते हैं। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है। तो उत्तर है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का होता है। पहला बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और अंतः निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन कितने तरह का होता है, 2 तरह का, यानी बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और अंतः निषेचन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आगे बात समझ में। चलो अब हम लोग प्रश्न 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 8 है बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। तो उत्तर वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक, मछली में बाह्य निषेचन होता है। देखो ऐसा फर्टिलाइजेशन, ऐसा निषेचन जिसमें ये जो युग्मक है, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग, यानी मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु, ये दोनों का जो मिलन होता है ना, मादा यानी फीमेल शरीर के अंदर नहीं होता है, फीमेल शरीर के बाहर होता है। तो इसे ही, ऐसे फर्टिलाइजेशन को ही हम बाह्य निषेचन बोलते हैं। समझ में आ गया बात। जैसे मेढक है या मछली है, इस सब का जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, बाहर होता है, फीमेल के अंदर नहीं होता है, वो फीमेल के शरीर के बाहर होगा और अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेगा। ठीक है, तो किस में होता है, मेढक और मछलियों में। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 9 के तरफ। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। उत्तर वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते में आंतरिक निषेचन होता है। ऐसा निषेचन, ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें युग्मकों का जो संलयन है, युग्मकों का जो मिलन है, वो मादा शरीर के अंदर होगा। यानी पुरुष का जो स्पर्म है वो फीमेल के एग के साथ जो मिलेगा वो फीमेल के शरीर के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये दोनों का आपस में जो मिलन होगा वो फीमेल शरीर के अंदर होगा। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन या ऐसे निषेचन को ही हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, तो इस सब में भी ऐसे ही होता है कि मादा जो है ना उसके शरीर के अंदर में ये स्पर्म और एग का मिलन होता है, संलयन होता है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 10 के तरफ। युग्मनज यानी जायगोट किसे कहते हैं। उत्तर नर तथा मादा युग्मकों, शुक्राणु और एवं अंडाणु के मिलन से बनने वाले कोशिका को युग्मनज यानी जायगोट कहते हैं। देखो क्या हुआ कि मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु, मेल के अंदर से, पुरुष के अंदर से लाखों शुक्राणु निकलता है और फीमेल के अंदर जो अंडाणु है, एग है, उसमें जाके वो सारा दौड़ के जाता है, लेकिन उसमें से कोई एक ही शुक्राणु उस अंडाणु में प्रवेश कर पाता है। तो जब
एक शुक्राणु उस अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल जाता है, तो वो जो नया कोशिका का निर्माण होता है ना, तो वो नया जो कोशिका होता है उसे ही हम बोलते हैं युग्मनज यानी जायगोट। होता यह है कि जब तक अंडाणु में शुक्राणु नहीं गया है तब तक वो अंडाणु समझ लो कि ओपन है। और क्या होता है कि अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश, एक शुक्राणु प्रवेश किया, उसके बाद वो अंडाणु एक तरह से लॉक हो जाता है, ठीक है, और वो एक नया समझ लो कि कोशिका का निर्माण होता है वहां पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज यानी जायगोट। आगे बात समझ में? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ। शुक्राणु यानी स्पर्म किसे कहते हैं? तो वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। यानी वृषण मनुष्य का एक पार्ट है, पुरुष का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ बॉडी। वो जो है ना, वो क्या करता है, स्पर्म उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? स्पर्म, नर युग्मक, उसे ही शुक्राणु कहते हैं। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 12 के तरफ। शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? उत्तर है शुक्राणु में पूंछ उसे गति करने में काम आती है। देखो पुरुष में क्या पाया जाता है, स्पर्म, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु। तो शुक्राणु में पूंछ होता है, तुम लोग उसको देखना, 3 भाग होता है, ठीक है, सिरा, मध्य भाग और पूंछ। तो पूंछ का बोलता है कि उसमें क्या काम होता है। पूंछ जो होता है, तो पूंछ का काम यही है कि शुक्राणु को गति करने में सहायता देना, यानी शुक्राणु जो आगे जाएगा तो पूंछ उसको हेल्प करेगा, ठीक है, पूंछ ऐसे ऐसे करते हुए उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न 13 है, भ्रूण किसे कहते हैं? उत्तर, युग्मनज लगातार विकसित होकर इसकी कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों एवं अंगों में परिवर्तित हो जाता है। इस विकसित हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। देखो अब क्या हुआ कि फीमेल का अंडाणु और मेल का शुक्राणु, ये दोनों आपस में मिला और क्या हुआ, युग्मनज यानी जायगोट बना। अब ये युग्मनज क्या हुआ कि लगातार दिन प्रतिदिन समय के साथ साथ इसमें अंगों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे अंगों में परिवर्तित होने लगेगा, ये बड़ा होने लगेगा, फिर इसमें पार्ट्स वगैरह बनने लगेंगे। तो ये जो विकसित हुई संरचना है ना, इसे ही हम बोलेंगे भ्रूण, ठीक है। प्रश्न 14 है, भ्रूण कहाँ रोपित होता है? उत्तर है भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होता है। देखो ये जो भ्रूण है ना, ये कहाँ पे रोपित होता है? तो भ्रूण बोलता है गर्भाशय के दीवार पे रोपित होता है, वहां पे ही वो भ्रूण जो है बड़ा होगा, फिर बच्चे का निर्माण होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 15 की तरफ। प्रश्न 15 है, गर्भ किसे कहते हैं? उत्तर, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। देखो बोलता है भ्रूण का वह अवस्था जिस समय शारीरिक अंगों की पहचान होना शुरू हो जाए। जब भ्रूण को देखने पे उसके ये पता चलने लगे कि ये पाँव है, हाथ है, नाक है, आंख है, मुंह है, कान है, ये सारी चीजें पता लगने लगता है, यानी शरीर के अंगों का पता लगने लगता है, दिखने लगता है, पहचान होने लगता है, उसी अवस्था को बोलते हैं गर्भ, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 16 की तरफ। जरायु जंतु एवं अंडप्रजक जंतु में एक अंतर लिखिए। उत्तर है, जरायु जंतु वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायु जंतु कहते हैं, और अंडप्रजक जंतु वे जीव जंतु जो अंडे देकर प्रजनन करते हैं उसे अंडप्रजक जंतु कहते हैं। ऐसा जीव जो सीधे जीव को जन्म दे, सीधे शिशु को, बच्चे को जन्म दे, तो उसे ही हम बोलते हैं जरायु जंतु, ठीक है, जिसमें मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये सब के सब जरायु जंतु है जो बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। और यहीं पे अंडप्रजक जंतु किसे कहेंगे? तो वे जंतु, जीव जंतु जो अंडे देकर प्रजनन करते हैं उसे अंडप्रजक जंतु, यानी जितने भी अंडे देने वाले
जीव जंतु है उसे ही हम अंडप्रजक जंतु कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 17 के तरफ। युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। यानी यहां पे प्रश्न कर रहा है कि युग्मनज और गर्भ में दो अंतर लिखने के लिए। उत्तर है युग्मनज और गर्भ में भिन्नताएं निम्न है। देखो युग्मनज में है कि निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यानी निषेचन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय पुरुष का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो इसी के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, अब चलते हैं गर्भ के तरफ। तो युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है। ठीक है, युग्मनज थोड़ा बड़ा होकर क्या बनेगा? भ्रूण। और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। और भ्रूण जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो एक अवस्था आता है जब उस भ्रूण के शारीरिक अंगों की पहचान होने लगता है कि कौन सा अंग क्या है, वो दिखने लगता है, पहचान होने लगता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? गर्भ। अब देखो युग्मनज का दूसरा पॉइंट है, यह जनन प्रक्रम के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है। और युग्मनज जो है ना, जनन का प्रथम चरण ही सही में है, जब स्पर्म और एग आपस में मिलता है तभी तो युग्मनज का निर्माण होता है, ये प्रथम चरण है। लेकिन गर्भ में बोलता है जब गर्भ का विकास पूरा हो जाए तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। और गर्भ का दूसरा पॉइंट यही है कि गर्भ जो है ना का विकास पूर्ण हो जाता है तब माँ जो है ना एक शिशु को जन्म देती है। तो यही था दो अंतर युग्मनज और गर्भ में। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 18 के तरफ। प्रश्न 18 है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। देखो इससे पहले हम लोगों ने लैंगिक जनन के बारे में जाना था कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों का होना जरूरी है। लेकिन ये अलैंगिक जनन में क्या बोलता है कि केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है, यानी एक ही कोई होगा और वो अपने जैसे दूसरे जीव को जन्म देगा, उसे ही हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो जिसमें पहला देखो अलैंगिक जनन की दो विधियां निम्न है। अब अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं? दो है। पहला मुकुलन और दूसरा है द्विखंडन। तो मुकुलन में क्या होता है कि ऐसा जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देता है, मुकुलन कहलाता है, जैसे हैड्रा। देखो ये मुकुलन में क्या होता है, ये जन्म देने का प्रक्रिया है नए जीव को। एक जीव है हैड्रा, वो क्या होता है कि उसमें कई उभार निकलते हैं। ठीक है, मुकुल, उसी उभार को हम मुकुल कहते हैं। कई उभार निकलेगा उसी जीव में, और वो उभार जो है ना थोड़े बड़े होने के बाद उसके शरीर पार्ट से वही टूट के अलग हो जाता है। तो इस तरह से, और जो अलग हो गया फिर वो विकसित होने लगेगा, वो बड़ा होगा, फिर उसमें नए नए उभार आएगा और फिर उसमें से एक उभार ऐसे ही टूट जाएगा और फिर वो जो टूट के छोटा सा उभार अलग हुआ है फिर वो जो है ना फिर विकसित होकर बड़ा होगा। तो इस तरह से एक प्रक्रिया है मुकुलन, जिससे नए जीवों का जन्म होता है। ठीक है, अब इसी तरह द्विखंडन, दूसरा विधि है द्विखंडन, ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है, जैसे अमीबा। देखो अब अमीबा में क्या होता है कि एक ही जीव है, वो थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद वो क्या करेगा कि एक ही जीव है वो टूट जाएगा, बीच से दो भाग में बट जाएगा, फिर वो दोनों भाग अलग अलग विकसित हो रहा है। फिर वो जो अलग अलग विकसित हो रहा है तो कुछ दिन में फिर क्या होगा कि वो दो भाग था, वो एक भाग फिर बड़ा, दोनों भाग अलग अलग बड़ा हुआ, कुछ दिन के बाद बड़ा होते होते फिर वो बीच से टूट जाएगा और वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से अमीबा में होता है, इसे हम बोलते हैं द्विखंडन। तो आगे बात समझ में, बढ़ते हैं प्रश्न 19 की तरफ। मुकुल किसे कहते हैं? मुकुल, उत्तर हैड्रा में अनेक मुकुल निकल आते हैं जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है, इस उभार को मुकुल कहा जाता है। देखो यहाँ पे अनेक मुकुल यानी अनेक उभार निकल आते हैं। हाइड्रा में क्या होता है कि उसके शरीर में ना हाइड्रा में उभार निकल आता है। ठीक है, वही उभार बाद में टूट के अलग होगा और फिर वो विकसित होगा, फिर बड़ा होगा और फिर उससे भी नए
उभार निकलेंगे, फिर वो भी टूट के नए जीव को जन्म देगा। तो इस तरह से होता है। तो उसी उभार को क्या बोलते हैं? मुकुल, जो हाइड्रा में उभार पाया जाता है। अब है प्रश्न 20, मुकुलन किसे कहते हैं? तो हाइड्रा में मुकुल से नए जीव विकसित होता है, इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में वो जो मुकुल था, उभार, उसी उभार से नए जीव का उत्पत्ति होता। तो इसी प्रकार के जनन को हम मुकुलन कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जो नए जीव का उत्पत्ति होता है, उत्पन्न होता है, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मुकुलन, जिसमें हाइड्रा के ही उभार बाद में उससे अलग होके नए जीव बनता है। आ गया बात समझ में? देखो, अब हम लोग प्रश्न 21 करने वाले, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा गौर से, ध्यान से समझना, आराम से तुम लोग समझ जाओगे। मेढक का जीवन चक्र का वर्णन करो। उत्तर है मेढक अंडे देते हैं, ये अंडप्रजक जंतु है। देखो, मेढक का जीवन साइकिल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो बोलता है मेढक जो है ना अंडा देता है। इस तरह से मेढक कौन सा जीव हो गया? अंडप्रजक जंतु। इसमें बाह्य निषेचन होता है, और मेढक में कौन सा निषेचन होता है? बाह्य। मादा मेढक पानी में अंडे देते हैं जो तैरता रहता है, जिस पर नर मेढक शुक्राणु गिरा देता है, जिससे अंडों का निषेचन हो जाता है। निषेचित अंडा विकसित होकर आरंभिक टैडपोल बनता है, फिर युवा टैडपोल में विकसित हो जाता है, और कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल मेढक में परिवर्तित हो जाता है। देखो, होता यह है कि गांव घर में तुम लोग देखता होगा, बारिश के समय में अक्सर, या फिर तालाब सब में भी देखा होगा, होता यह है कि मेढक जो है ना, जो मादा मेढक है, वो कहीं शांत पानी में या फिर किसी पत्ते वत्ते पर क्या करेगी कि जाके अपना अंडाणु गिरा देगी, अंडाणु छोड़ देगी। उस पर क्या होगा कि मेढक जो है ना, मेल मेढक अपना स्पर्म यानी शुक्राणु छोड़ देगा। इससे क्या होगा कि अंडों का निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। अब यही अंडा बाद में क्या होगा? धीरे धीरे टैडपोल, आरंभिक टैडपोल बनेगा, और ये आरंभिक टैडपोल समय के साथ साथ युवा टैडपोल बनेगा, और फिर कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ कुछ दिनों के बाद यही युवा टैडपोल जो है ना मेढक बन जाता है, मेढक में परिवर्तित हो जाता है। तो यही है मेढक का जीवन चक्र। आगे बात समझ में? कायांतरण किसे कहते हैं? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मेढक के जीवन चक्र के बारे में, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कायांतरण किसे कहते हैं? उत्तर है कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते। ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तन के साथ वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। उदाहरण, मेढक टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदलता है, जो आगे छलांग लगा सकता है। देखो, ये कायांतरण, काया यानी शरीर का जो अंतरण है, चेंजेज है, वही कायांतरण होता है। जैसे मेढक में क्या होता है, यानी यहां पर बोल रहा है कि कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते। यानी जब तुम मेढक के बच्चों को देखोगे, टैडपोल को, छोटे छोटे, वो छोटे छोटे कीड़े जैसे दिखेंगे पानी में, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे ब्लैक कलर का तुम देखोगे, वो मेढक जैसा कभी नहीं लगता। और थोड़ा और भी, वो जो टैडपोल, युवा टैडपोल बनता है, उसके बावजूद भी वो मेढक जैसा लगता ही नहीं, मछली जैसा दिखने में लगता है। तो और फिर बाद में वही टैडपोल विकसित होकर क्या होता है? मेढक बनता है। तो इस तरह से बचपन में जैसा था बच्चा में, वैसा जवानी से उसका मैच ही नहीं करता है, ठीक है। तो यही कायांतरण कहलाता है कि जो टैडपोल से वो जो मेढक बना, उसके शरीर में अंतर आया, चेंजेज आया, तो यही चीजें कायांतरण कहलाता है। आ गया समझ में? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 23 की तरफ। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? ये हम लोग पहले प्रश्न में ही जान लिए थे। जनन जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। देखो, जनन जो है ना सजीवों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर जनन नहीं होगा, जिस भी सजीव का, जिस भी जीव का, उस जीव का नामो निशान मिट जाएगा। जैसे हम किसी एक जानवर को ले लेते, अगर बिल्ली अपने ही जैसे बिल्ली को जन्म देना बंद कर दे, बच्चों को जन्म देना बंद कर दे, तो क्या होगा? जन्म देना तो बंद हो गया, लेकिन मृत्यु तो रुका नहीं। अब जितना भी बिल्ली दुनिया में है, वो धीरे एक एक करके समय के साथ मरते जाएगी, और एक दिन ऐसा होगा कि एक भी बिल्ली नहीं बचेगी।
इसी तरह और भी प्राणियों पे, जीवों पे, सजीवों पे, जो भी जीव जंतु है सब पे लागू होता है। अगर वो बच्चों को, अपने जैसे शिशु को जन्म नहीं देता, अपने ही जैसे जाति प्रजाति को जन्म नहीं देता है, तो इससे क्या होगा कि उसमें आने वाले समय में जो है ना, उस जीव जंतु का नामो निशान मिट जाएगा। तो इसी चीज को बनाए रखने के लिए कि वो जीव इस पृथ्वी से लापता ना हो जाए, पूरे दुनिया से खत्म ना हो जाए, जनन आवश्यक है। आगे बात समझ में? चलो अब हम लोग लास्ट प्रश्न पढ़ते हैं, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। उत्तर है, मनुष्य में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें पुरुष के शुक्राणु स्पर्म और स्त्री के अंडाणु एग का मिलन होता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर स्त्री की फलोपियन नली में होती है। लाखों शुक्राणुओं में से एक शुक्राणु अंडाणु की बाहरी झिल्ली को भेद कर उसके अंदर प्रवेश करता है और दोनों के नाभिक आपस में मिलते हैं, जिससे एक कोशिका वाला युग्मनज जायगोट बनता है। यह जायगोट आगे विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, और गर्भाशय में आरोपित हो जाता है, जिससे गर्भधारण शुरू हो जाता है। देखो, ये अगर मनुष्य के निषेचन प्रक्रम को समझेंगे तो ये होता यूं है कि रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि फीमेल का जो अंडाणु है उसमें मेल का शुक्राणु, लाखों शुक्राणु निकलता है, उसमें से कोई एक शुक्राणु फीमेल के अंडाणु में प्रवेश करता है। इससे क्या होता है? इससे युग्मनज यानी जायगोट बनता है, और यही जायगोट बाद में समय के साथ विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, और ये भ्रूण जो है ना गर्भाशय में आरोपित हो जाता है, जिससे गर्भधारण प्रक्रिया शुरू होता है। तो ये था आज का वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।